नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला स्वागत करता हूं आपका वर्धनम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एक नए विषय के साथ। ये विषय है राजनीति विज्ञान, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि इस जो कुल सीटों की संख्या है, उन कुल सीटों की संख्या में सर्वाधिक सीटें आपको अगर देखने को मिलेंगी तो आपको राजनीति विज्ञान विषय में देखने को मिलेंगी। राजनीति विज्ञान विषय का जो सिलेबस है या जो परीक्षा पैटर्न है, वो पैटर्न तो अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो पैटर्न बहुत एम्बिगुअस नेचर का है। पैटर्न पर हम डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकते, सीधा संवाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न दिया है, जो परीक्षा का सिलेबस दिया है, जो परीक्षा विषय के संबंध में बात की है, उस पर बहुत खुलकर विचार व्यक्त नहीं किए हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फिर भी एक संभावित जो विषय वस्तु बन सकती है, उस विषय वस्तु को लेकर हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आए हैं। और आगे हम किस तरीके से इस विषय से संबंधित कक्षाएं चलाएंगे, किस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए कितने कुल जो पदों की संख्या है राजनीति विज्ञान में, वो है 5354। 5354 पद हैं जो हायर एजुकेशन यानी 11th से लेकर 12th क्लास के जो पद हैं, टोटल पद हैं 57,602, जिनमें जो राजनीति विज्ञान विषय है उसके कुल पदों की संख्या 5354 है, जो कि अपने आप में सबसे सर्वाधिक संख्या है पदों की। जो फॉर्म भरने के जो आवेदन करने की तिथि है वो है 15/6/2023 और आवेदन की अंतिम तिथि है 12/7/2023। इसकी जो अहर्ता है, आगे के जो सीटों की संख्या है और अहर्ता है, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें अनरिजर्व सीटों की संख्या है 1380। जो अनरिजर्व महिलाओं की सीटों की संख्या है वो 767 यानी 767 है। ईडब्ल्यूएस की जो सीटों की संख्या है वो 385 है। ईडब्ल्यूएस महिला सीटों की संख्या 146 है। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग की सीटों की संख्या 427 है। पिछड़ा वर्ग महिला की सीटों की संख्या 213 यानी 213 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 60 यानी 60 या 60 है। अनुसूचित जाति के लिए 532 532 है। ये राजनीति विषय के संबंध में जो कुल पद हैं, उन पदों की संख्या की बात हो रही है। बाकी विषयों में अलग अलग विषयों में अलग अलग रिक्त पद हैं, तो उन पर हमारे अन्य जो विषय संबंधित जो विषय विशेषज्ञ हैं उन्होंने चर्चा की है। यहां पर हम सिर्फ राजनीति शास्त्र को लेकर चल रहे हैं। राजनीति शास्त्र में जो आपका बाकी और शैक्षिक योग्यताओं की बात करें तो जैसा कि अन्य विषयों में है वैसा ही इसमें भी है। स्नातकोत्तर होना चाहिए यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। 50% प्लस आपके मार्कशीट पे मार्क्स होने चाहिए। बीएड, बीए ईएड, बीएससी ईएड या आप पीजी हो 55% प्लस आपका 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड वाला कोर्स होना चाहिए। प्लस शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट आप क्वालिफाई होने चाहिए। ये जो आपका लिखित परीक्षा है या जो परीक्षा का जो प्रकार है, परीक्षा का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो वस्तुनिष्ठ टाइप है, यानी विकल्पीय प्रश्न रहेंगे। लिखित परीक्षा होगी लेकिन प्रश्न जो है वो विकल्प के आधार पर या विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पेपर फर्स्ट और दूसरा पेपर सेकेंड। जो पेपर फर्स्ट है उसमें लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया गया है और इसमें लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 जो है वो अंग्रेजी भाषा और लैंग्वेज 2 में जो है वो आपके पास ऑप्शन। अगर आप हिंदी भाषा को लेना चाहते हैं तो हिंदी भाषा ले सकते हैं, उर्दू भाषा को लेना चाहते हैं तो उर्दू ले सकते हैं, बांग्ला भाषा को लेना चाहते हैं तो बांग्ला भाषा ले सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है आपको। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये जो फर्स्ट पेपर है ये पेपर निगेटिव मार्किंग में नहीं है, ये निगेटिव मार्किंग में नहीं आ रहा है। इस बार बिहार बोर्ड ने क्या किया है, इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को लगा दिया, और लेकिन फर्स्ट पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये होता है कि इसमें जो आपको अहर्ता है 1% तक, कुछ अंकों तक आपको अंक लाने होंगे। अगर उतने अंक आपके आ जाते हैं तो आपका जो सेकंड पेपर है उस पेपर के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, या कहें उस पेपर की आपकी चेकिंग होगी, आप आगे की परीक्षा, आगे के विषय के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सेकंड पेपर में जो है यहां पर निगेटिव मार्किंग है और इसमें जो है वो एक सामान्य अध्ययन
का पेपर होगा और दूसरा आपका सब्जेक्ट का पेपर। सब्जेक्ट यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, लेकिन हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो विषय है वो राजनीति विज्ञान का है। राजनीति विज्ञान में क्या है, किस तरीके का संभावित सिलेबस हो सकता है, किस तरीके का परीक्षा पैटर्न हो सकता है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, ये न्यूनतम आयु सीमा और जो है वो अधिकतम आयु सीमा के संबंध में लिखा गया, तो ये आप लोग जान रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जो फॉर्म फीस है वो एससी और एसटी और महिला और दिव्यांगों के लिए 200 रुपए है, बाकी सभी के लिए 750 रुपए का फॉर्म फीस है। तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास सारी अहर्ताएं हैं तो। ये YouTube पर हम लोग एक प्रैक्टिस बैच कंटिन्यू रखेंगे, इसके अलावा जो हमारा प्रॉपर बैच चलेगा वो पेड बैच जो है वो अवेलेबल रहेगा। उसकी डिटेल, वो पेड बैच हमारा ऐप पर रहेगा, तो उसकी जो डिटेल है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं राजनीति विज्ञान विषय के संबंध में जो सिलेबस है वो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित हमारे कई विषय के बैच चल रहे हैं, जिसमें प्राइमरी स्तर का, टीजीटी स्तर का और पीजीटी स्तर का, ये तीनों बैच रनिंग में है। इनसे संबंधित इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने विषय पर। विषय में जो पीजीटी लेवल का सिलेबस है, वो सिलेबस बिहार बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया है। तो संभावित सिलेबस के साथ हम आपके सामने पूरा एक सिनेरियो रखते हैं, आपको बताएंगे कि किस तरीके से या कौन कौन से ऐसे विषय हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना चाहिए। देखिए, इन जनरल ये जो आपके सामने सिलेबस हम लेके आ रहे हैं, ये नेट से संबंधित है। आप अगर यहाँ इस विषय की तैयारी करते हैं, बिहार परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, तो आपको नेट परीक्षा में भी आसानी हो जाएगी। साथ में जो दूसरे राज्यों में परीक्षाएं होती हैं इस विषय से संबंधित, उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। खासकर उत्तर प्रदेश जो पीजीटी परीक्षा का कार्यक्रम होता है, उसका पूरा का पूरा सिलेबस इसी तरीके से बेस्ड होता है। तो देखिए, पॉलिटिकल थ्योरीज में, राजनीतिक सिद्धांत में अगर आप देखें तो सबसे पहले हम परिभाषा के संबंध में बात करते हैं, फिर विषय का क्षेत्र यानी स्कोप क्या है, फिर अध्ययन की पद्धतियां यानी मेथोडोलॉजी क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑल्दो ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, यद्यपि कि एक परिचय का क्षेत्र है, लेकिन परिचय के क्षेत्र से, चाहे आपका नेट का एग्जाम रहा हो, चाहे अदर राज्यों के आपके पीजीटी के से संबंधित जो परीक्षाएं रही हो वो रही हो, उनमें भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्या, जैसे आपसे पूछ लेगा राजनीति शास्त्र को अध्ययन करने के लिए अध्ययन पद्धतियों के प्रकार बताएं, कितने प्रकार की अध्ययन पद्धतियां हैं, या किस तरीके की अध्ययन पद्धतियों को किन राजनीतिक विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रयोग किया गया है, किन राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा प्रयोग किया गया है, ये यहां रहेगा। देन राजनीतिक अवधारणाओं में क्या, संप्रभुता, सॉवरेंटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए जब आप राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं। तो इसका राजनीति का संप्रभुता का अर्थ, उसकी प्रमुख विशेषताएं और संप्रभुता के प्रकार, यानी सॉवरेंटी का मीनिंग ऑफ द सॉवरेंटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉवरेंटी एंड काइंड्स और टाइप ऑफ द सॉवरेंटी। देन आप देखिए कानून से यानी लॉ से संबंधित परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, कानून के स्रोत पूछे जाते हैं, नैतिकता पूछी जाती है, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार। ये एक्चुअली ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो है ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इन कॉन्सेप्ट पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैतिकता के प्रकार बताएं, स्वतंत्रता को मानने वाले राजनीतिक विषय विशेषज्ञों के नाम बताएं, किसने स्वतंत्रता पर किस तरीके की बात की है इसे बताएं, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, अधिकारों
से आप क्या समझते हैं, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। न्याय क्या है, जॉन रॉस के अकॉर्डिंग न्याय क्या है, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग न्याय क्या है, ये जो न्याय की अवधारणा है, इन अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगर पॉलिटिकलिज्म में देखें तो व्यक्तिवाद, उदारवाद, आदर्शवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद और प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, यहां से भी आपसे प्रश्न बनते हैं। अगर इसका ट्रांसलेशन वर्जन देखें, इंग्लिश में देखें तो इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म, जो उदारवाद है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पिछले 8-10 सालों के यूजीसी नेट के पेपर को अगर आप एनालाइज करें तो नेट के पेपर को एनालाइज करने पर आप पाएंगे आप कि उदारवाद जो है वो एक बड़े विषय के रूप में उभर कर आता है राजनीति विज्ञान में। खासकर उदारवाद से संबंधित हर एक परीक्षा में या हर बार की नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। पीजीटी में भी उदारवाद से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। जब आप राजनीति विज्ञान या सामाजिक विज्ञान से संबंधित किसी भी परीक्षा में आप बैठते हैं तो उदारवाद से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न रहता ही रहता है। तो उदारवाद एक महत्वपूर्ण विषय है यहाँ, जो राजनीतिकवाद के विषय हैं उनमें से। देन नेक्स्ट आप देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आदर्शवाद ठीक है, यहां से इसको भी थोड़ा बहुत देख लिया जाएगा, लेकिन ये उदारवाद और वैज्ञानिक समाजवाद ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसकी हम थॉरोली स्टडी कर लेते हैं, इसको अगर हम विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यहां से हमें 2 या 3 या 4 क्वेश्चन हर हाल में हमारी परीक्षा में मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। नेक्स्ट में देखिए, राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी में पॉलिटिकल फिलॉसफी किसकी इंपॉर्टेंट है? तो प्लेटो एज यूजुअल, जैसा कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है आपकी पॉलिटिकल साइंस के लिए। देन अरस्तु, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। मॉन्टेस्क्यू को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं यहां पर, हम लॉक के साथ में रूसो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स और गांधी, कौटिल्य, नेहरू, इन लोगों की विचारधाराओं को देखेंगे और विचारधाराओं से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। इन्हें विस्तृत रूप से पढ़ने के साथ साथ में इनसे आने वाले जो पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर अपनी क्लास में डिस्कस करते जाएंगे। तो वो जो प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों के माध्यम से क्या होगा, आपको रिपीटिशन मिलेगा, और वो रिपीटिशन जो है वो आप जब आप बार बार आप किसी एक प्रश्न को पढ़ेंगे तो उस प्रश्न को आप आसानी से समझ पाएंगे, और उससे संबंधित प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आएगा तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग में हमें क्या नहीं करना है इस पर फोकस करना होता है, और जो करना है उसमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है, उसमें शुद्धता लानी होती है। अगर हमें 150 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो अगर हम उसमें 75 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें 72 क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए। इस तरीके की विचारधारा को लेकर अगर आप चलेंगे तो आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। अगर आपने ये सोचा कि नहीं हम 150 करेंगे, तो वो हमारे लिए सही नहीं। हम 150 में 75 करेंगे और 75 में 73 सही करेंगे, तो वो 73 हमें सिलेक्शन दिला देंगे। हम 150 में 150 करेंगे, 70 गलत करेंगे, तो निगेटिव मार्किंग में हमारे बाकी के सारे क्वेश्चन चले जाएंगे। तो इसलिए हमें वो नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जाइए, तो आपको कुछ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एरिया देखने को मिलता है, जिसमें फेडरलिज्म यानी संघवाद और संघवाद से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स को यहां कवर किया जाएगा। न्यायपालिका यानी जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी। न्यायपालिका जो है वो एक इन जनरल टॉपिक है और यहां से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। संघवाद भी एक बर्निंग टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। निर्वाचन पद्धति जो इलेक्शन प्रोसीजर है, इलेक्शन प्रोसीजर स्पेशली इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, इलेक्शन कमीशन के जो फंक्शन है, इलेक्शन कमीशन की जो पावर है, उन्हें भी यहां पर डिस्कस करना है और उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके इस एग्जाम में। नेक्स्ट, थियरी एंड प्रैक्टिसेस में अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो जो इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कशन होता है, जैसे शक्ति संतुलन,
जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, जो अलग अलग देशों के जो वैचारिक व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग राजनीतिज्ञों की जो व्यवस्थाएं, जो विचार हैं, उन विचारों से संबंधित बातों को यहां पर पढ़ना है। सामूहिक सुरक्षा का विषय भी यहां लेना है, राष्ट्रीय हित की बात भी करनी है, नेशनल इंटरेस्ट का मामला होता है, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट किस तरीके से सिक्योर कर रहा है, चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट किस तरीके से सिक्योर कर रहा है, रसिया अपने नेशनल इंटरेस्ट किस तरीके से सिक्योर कर रहा है। वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इससे आपको मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन मिलेगा इस एरिया से। नेट के एग्जाम में भी 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं इस एरिया से, और यहां पर भी यही होगा। क्यों? देखिए, यहां आपको पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, जितनी भी सब्सिडरी बॉडीज हैं यूएनओ की, जितने भी सहयोगी संगठन हैं यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, उस सारे संगठनों से प्रश्न बनते हैं और वो संगठन हमेशा चर्चा में रहते हैं। आयोग जब प्रश्न पत्र बनाता है तो आयोग क्या करता है, आयोग ज्यादातर उन्हीं विषयों पर प्रश्न बनाने का प्रयास करता है जिन विषयों को हाल ही में चर्चा में रखा गया होता है, जो विषय हाल ही में चर्चा में रहे होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की जो संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र अपने आप में भी एक चर्चित संस्था रहती है हमेशा, और जो उसके सहयोगी संगठन है वो चर्चा में रहते हैं। जैसे इस समय WHO, WTO, नाटो, जो यूक्रेन वॉर है उसके लिए नाटो भी चर्चा में है। WTO तो कोविड के बाद से हमेशा चर्चा में रहता है। WTO जो है वर्ल्ड इकोनॉमी के बेसिस पर चर्चा में रहता है। तो ये जो आपके अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं एवं संगठन है, यहां से मिनिमम 7 से 8 प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में, और इस एरिया को तो आप बिल्कुल किसी भी तरीके से मिस ही नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से आपको ये नहीं छोड़ना है। फॉरेन पॉलिसी में भारत, अमेरिका और रसिया और चाइना, इनकी फॉरेन पॉलिसी को देखना है, और स्पेशली हमें भारत की फॉरेन पॉलिसी को देखना है। जब से भारत में सरकार की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ 2014 से, तब से उस समय से भारत की फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में एक बड़ा चेंज आया, जिसे हम ड्रास्टिक चेंज कहते हैं। बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। भारत ने अपनी जो लुक ईस्ट की नीति है, अब इस तरीके की जो पॉलिसीज हैं, जो जिन पॉलिसीज को ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से भारत मानता चला आ रहा था, उन्हें उसने समय के साथ बदला, और वो जो बदलाव है वो भारत की विदेशियों से संबंधों में बदलाव लाया, और वो जो बदलाव है उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एरिया है, और ये तो मतलब आप मान के चलिए यहां से आपका सिलेक्शन यहीं से होकर निकलेगा इस एरिया से। और ये वाला है लास्ट, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, इस पर भी डिस्कस करेंगे और इनके क्वेश्चंस भी कराएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लोक प्रशासन, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीजीटी के सिलेबस में ये एरिया 10 to 15 क्वेश्चन कवर करता है। 10 to 15 क्वेश्चन किस तरीके से कवर कर रहा है? एक्चुअली ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो कार्यप्रणाली होती है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली होती है, उस कार्यप्रणाली से संबंधित अध्ययन का विषय है ये। तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ ये कार्यपालिका और जो निगम है, जो कार्मिक प्रशासन है, जो नौकरशाही की व्यवस्था है, जो प्रशिक्षण और पदोन्नति की व्यवस्था है, जो नियामक आयोग, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनसे संबंधित सूचना यहाँ आपको मिलती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और जब आप सरकारी कार्य में जाएंगे, जब आप सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे, तो इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसी से संबंधित जो उसकी अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल है, तो इसमें संसदीय नियंत्रण व्यवस्था, यानी ये संसदीय व्यवस्था को यहां पर आपको समझने और पढ़ने को कह रहे हैं। बजट को समझने और पढ़ने को कह रहे हैं, और जो राज्य स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक नियंत्रण की व्यवस्था जो है, उसे भी समझने को कह रहे हैं। और यहां से भी आपको मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चंस इस पूरे एक स्पेशल चैप्टर से मिल जाएंगे। चैप्टर ही नहीं है, ये पूरा एक विषय है अपने आप में। जो लोग इस विषय के जानकार हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, ये आपके जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र था, उसके विषय पर जो उसका विस्तृत सिलेबस है, संभावित विस्तृत सिलेबस है, उस पर हमने डिस्कशन किया। क्यों? क्योंकि आयोग ने सिलेबस को बहुत क्लैरिफाई नहीं किया है। आयोग ने क्या किया है, आयोग ने आपको देखिए कैसे समझाया है, मैं एक स्लाइड से बता रहा हूं आपको। आयोग ने
किया क्या है, यहां पर लिख दिया है विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। क्लियर नहीं किया, ये कह दिया कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़कर आइए, जो आपका स्टेट का जो बोर्ड है उसकी जो किताबें हैं वो पढ़ के आइए और एनसीईआरटी पढ़ के आइए। और आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो विषय है वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, वो करंट बेस्ड भी है। जैसे फॉरेन पॉलिसी आप पढ़ेंगे तो आपको करंट बेस्ड स्टडी भी करनी पड़ेगी, समसामयिक व्यवस्थाओं को भी आपको जानना पड़ेगा। तो सिर्फ यहाँ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको समसामयिक व्यवस्थाओं को भी जानना पड़ेगा, हाल ही में समसामयिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों को जानना पड़ेगा, जो विदेश नीति में हमने परिवर्तन किया है, जो हमारे राजनीतिक अवधारणाओं में परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक अवधारणाओं को समझने और उन्हें लागू करने में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को भी आपको जानना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक संभावित विषय वस्तु के साथ चलेंगे और अगर उसको पूरा कवर कर लेंगे तो आपका ये जो परीक्षा है वो आसानी से निकल जाएगा और आप जल्द ही सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे, जल्द ही सरकारी मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, बाकी की बातें हम लोग इस पूरे कोर्स को डिस्कस करेंगे अपने ऐप पर, और YouTube पर भी समय समय पे आते रहेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल कराते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।